नमस्कार। एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। दो बातें जो सामने आती हैं हिंदी साहित्य के ऊपर जब हम लोग चर्चा करते हैं, एक तो हिंदी साहित्य को कैसे पढ़ा और समझा जाए, और दूसरा नया अप्रोच क्या होगा। और एक बात और जो है, हम लोग जो चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य के ऊपर या भाषा के ऊपर, तो जनरल धारणा यह है कि यह समय को निरूपित करता है। तो इसी को लेकर हिंदी साहित्य को कई भागों में बांटा गया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, उसी को कड़ी को आगे हम लोग बढ़ाते हुए उस चीज़ों पर हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, खास करके 1857 से लेकर 1947 तक। और कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे 1947 से अब तक हिंदी साहित्य में क्या क्या किया गया है और क्या करने की ज़रूरी है। क्योंकि खास करके जब नए समस्याएं हैं, नए विषय सामने आ रहे हैं, दलित समस्या में स्त्री सब्जेक्ट के तौर पर लिखा जा रहा है, स्त्री को लेकर हिस्ट्री विमर्श, तो उसको क्या अप्रोच दिया जाए, कैसे लिखा जाए, खास करके पाठकों के भी कैसे उसको समझें, और आलोचक वर्ग हैं उनको वो किस नज़रिए से देखते हैं। तो इन सभी बिंदुओं पर दो लेक्चर में हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने की कोशिश करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर देवेंद्र चौबे। आप हिंदी के चर्चित लेखक हैं, साथ ही अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं। कई पुस्तक लिख चुके हैं, जिनमें दो चर्चित पुस्तकें हैं, आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श और आलोचना का जनतंत्र। और एक खास बात जो अभी हम आपको बताएंगे, एक पत्रिका है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का इतिहास, जिसमें भी इनका हिंदी साहित्य का क्या इतिहास हो, कैसे देखा जाए, उस पर अभी हाल में ही इनका लेख आया है जो काफ़ी चर्चा में है। छात्रों और शिक्षकों के बीच में चर्चा का विषय है। तो मैं समझता हूँ कि इनका ज्ञान और अनुभव हम लोग को आज का विषय को समझने में एक नया आयाम देगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर चौबे को आमंत्रित करता हूँ कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। धन्यवाद अमरेंद्र जी। सबसे पहले हम लोग को इस बात पर विचार करना चाहिए कि जिस इतिहास के बारे में हम बातचीत करने जा रहे हैं, तो आखिर वह है क्या। आप जानते हैं कि इतिहास के बारे में बहुत सामान्य ये धारणा है कि इतिहास में अतीत के संदर्भों को हम एक तरह से दोबारा देखने की कोशिश करते हैं। एक साहित्य का इतिहासकार इसमें साहित्य स्रोतों का इस्तेमाल करता है। एक मुख्य धारा का इतिहासकार इसमें जो राजनीतिक जो घटनाएं होती उसका इस्तेमाल करता है। और एक जो समाजशास्त्र का अध्येता होता है वो सामाजिक संदर्भों को लेकर के इतिहास को समझने की कोशिश करता है। तो एक साहित्य के अध्येता के रूप में या साहित्य के विद्यार्थी के रूप में हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि हम साहित्य के इतिहास को कैसे देखें और उसको कैसे पढ़ें या उसके बारे में किस तरह से राय जाहिर करें। जहाँ तक हिंदी साहित्य के इतिहास का सवाल है, आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत लंबा रहा है। और पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन और गार्सा दत्तासी ने इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश की थी। लेकिन जो वास्तव में जो इतिहास की एक धारणा होती है, वह धारणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास जब 1929 में छपा, तब जाकर के यह बात समझ में आई कि हिंदी साहित्य का इतिहास आखिर में है क्या या उसको कैसे समझा जाए। और शुक्ल जी ने बहुत व्यवस्थित तरीके से जो एक तरह से जिसको हम लोग कहते हैं कि एक जो पद्धति होती है, एक मेथडोलॉजी होती है, कि उन्होंने बहुत साफ साफ कहा कि इतिहास मतलब ऐसा नहीं कि आप जो चाहे सो लिख दीजिए। इतिहास को लिखने का, इतिहास को समझने की एक पद्धति होनी चाहिए। और उसमें शुक्ल जी ने उस पद्धति में एक तरह से या पृष्ठभूमि में सामाजिक कारणों को तलाश करने की कोशिश की और कहा कि समय बदलता है, समाज बदलता है, और इस तरह से जनता की चित्तवृत्ति में जब परिवर्तन होता है तो एक तरह से साहित्य में भी बदलाव आता है। और इन्हीं सारी चीज़ों को रख करके आचार्य शुक्ल ने साहित्य का इतिहास को एक तरह से ठीक ठाक रखने की कोशिश की। आप जानते हैं कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को जब कई हिस्सों में बांटा, तो पहला हिस्सा उन्होंने आदिकाल रखा, दूसरा हिस्सा उन्होंने मध्यकाल रखा, तीसरा हिस्सा उन्होंने मध्यकाल में को उन्होंने दो हिस्सों में बांटा, एक भक्ति काल और दूसरा रीति काल, और तीसरा हिस्सा उन्होंने आधुनिक काल कहा। और आधुनिक काल की शुरुआत उन्होंने 1843 या 43 ईस्वी से लेकर के जिसको हम लोग अंग्रेजी में 1843 कहेंगे, 1843 से लेकर के जब तक 1929 में किताब आई वहाँ तक उन्होंने उस बात को रखने की कोशिश की। अब हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है
कि आज जब 2013 की शुरुआत हो रही है तो 2013 में इस साहित्य के इतिहास को हम लोग कैसे समझें, उसको कैसे हम पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि पिछले कई दशकों में खास करके देश की आज़ादी के बाद हमारे सामने इतनी बड़ी चुनौतियाँ आई कि ऐसे अनेक संदर्भ आए जहाँ पर इतिहास को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए गए और कहा गया कि इतिहास जो अब तक लिखा गया क्या वही इतिहास हमारा है या कुछ और होना चाहिए। चाहे यह साहित्य का इतिहास का मसला हो, चाहे राजनीतिक इतिहास का मसला हो, चाहे समाज के इतिहास का मसला हो। और इसीलिए पिछले कुछ दशकों में खासतौर से 90 के बाद एक बहस बहुत तेज हुई और इस बहस को आगे बढ़ाने में जाहिर है कि जो हमारे जो मुख्य धारा के जो नए इतिहासकार थे, जिसमें रंजीत गुहा जैसे इतिहासकार शामिल हैं, या फिर बाद में रामचंद्र गुहा हैं, या पार्थ चटर्जी हैं, या फिर गौतम भद्र हैं, या नए इतिहासकारों में जैसे बद्री नारायण है या हितेंद्र पटेल हैं, ये सारे लोग ने मिल करके एक तरह से कहा कि साहित्य के या समाज के इतिहास को नए सिरे से समझने की ज़रूरत है। और फिर कहा कि साहित्य भी एक टूल्स है, एक जरिया है जिसके जरिए हम उस इतिहास को समझने की कोशिश करें। और यही नज़रिया ले करके हम लोग ने एक तरह से आधुनिक काल के इतिहास पर, आधुनिक साहित्य के इतिहास पर विचार करने की कोशिश की। आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की जो शुरुआत है आचार्य शुक्ल उसको 1843 से मानते हैं, लेकिन उसके बाद के जो कई इतिहासकार हैं, जैसे 1986 में रामस्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास आया, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और उस किताब में रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा कि जो हमारा आधुनिक काल है वह 1850 से शुरू होता है और भारतेंदु उसके सबसे बड़े पुरोधा इतिहासकार हैं, या पुरोधा एक तरह से लेखक हैं। और इसी तरह से जो दूसरे इतिहासकार हैं, जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी ने 1986 में ही हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखा जो NCERT से छपा हुआ है। तो इन इतिहासों में जो मुख्य बात थी कि इन सारे इतिहासकारों ने इस बात की चर्चा की कि आधुनिक काल का जो इतिहास है वह 1843 से या 1850 में भारतेंदु के जन्म से शुरू होता है, और फिर जो उसका अगला कदम था इस पूरे इतिहास का कि वो इतिहास कब तक चलेगा। और तब इन इतिहासकारों ने कहा कि वह आधुनिक काल जो है 1843 से या 1850 से अब तक चलता रहेगा। अब ये बहुत बड़ी चुनौती थी, खास करके उन विद्यार्थियों के लिए, उन छात्रों के लिए जो साहित्य के इतिहास को एक गंभीरता से लेते थे या गंभीरता से जिसको लेने की कोशिश करते थे। उन्हें बार बार लगता है कि यह इतिहास 1843 में शुरू हुआ या 1850 में शुरू हुआ और अब तक चल रहा है। आचार्य शुक्ल ने 1929 में अब तक कहा, लेकिन उसके बाद के इतिहासकार भी अनेक इतिहासकार हैं, इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये सारे के सारे इतिहासकार इस बात की चर्चा करते रहे कि यह इतिहास जो 1850 से अब तक चल रहा है। और जाहिर है कि जब मैं MA हिंदी का छात्र था 1984 में, तो मैं भी यही विषय पढ़ता था कि आधुनिक काल अब तक चल रहा है। और ठीक इसी तरह से जो दूसरे हमारे बाद के छात्र हैं वह भी इसी तरह से पढ़ते रहे। एक बार आगरा में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर के, तो वहाँ मैंने इस विषय पर काफ़ी हमारी बहस हुई और हमने पूछा अपने 2-3 बड़े वरिष्ठ आलोचकों से कि आपने जब MA किया था 1964 में या 1970 में, तो आप क्या पढ़ते थे? तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से कहा कि हम भी हिंदी साहित्य के इतिहास को 1850 से लेकर के अब तक पढ़ते रहें। इसका मतलब कि अगर हम 1970 को ध्यान में रखें और हम आज को ध्यान में रखें, तो आज भी ये सवाल बार बार हमारे सामने कि आधुनिक काल के इतिहास को हम कैसे समझें। और तब मुझे लगा कि इस पर थोड़ा सा पुनर्विचार की ज़रूरत है। यद्यपि हिंदी के कुछ इतिहासकार हैं या हिंदी के जो बड़े क्रिटिक्स हैं, बड़े आलोचक हैं, इस पर गंभीरता से विचार करते रहें। और इस धारा के आलोचकों में मैं रामविलास शर्मा का नाम बहुत प्रमुखता के साथ लेना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य के पहले ऐसे गंभीर अध्येता है रामविलास शर्मा, जिन्होंने आधुनिक साहित्य को एक नए सिरे से समझने की कोशिश की और इस पूरी प्रक्रिया को उन्होंने आधुनिक काल को या हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को 1857 से जोड़ा। अब जो मूल बात हमारे सामने है कि आखिर रामविलास शर्मा क्या कहना चाहते थे या क्या धारणा लेकर के आ रहे थे। इस साल पूरा हिंदी समाज या हिंदी साहित्य जगत रामविलास शर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहा है और तब रामविलास शर्मा के विचारों को या रामविलास शर्मा की जो धारणाएं हैं उस पर पुनर्विचार करना बहुत ज़रूरी है। आप गौर करेंगे कि रामविलास शर्मा जब हिंदी साहित्य की चर्चा करते हैं
तो एक अलग तरीके के विचार लेकर के आते हैं और कहते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है या हिंदी साहित्य जो है वह एक तरह से हमारा जातीय एक तरह से इतिहास है। और इस जातीय इतिहास में उनका सीधा संबंध यह था कि साहित्य जो उस संबंधित जो समाज होता है, संबंधित समाज की जो भाषा होती है, उस संबंधित समाज का जो संघर्ष होता है, जो जीवन होता है, उस जीवन को एक तरह से बहुत ही जीवंत तरीके से, बहुत ही गतिशील तरीके से उस समाज के जो भी उस भाषा भाषी समाज की जो मूल विशेषताएं होती हैं उसको एक तरह से देखने की कोशिश करता है। और इसीलिए हिंदी में कम से कम कुछ बड़े क्रिटिक्स हैं, प्रोफेसर नामवर सिंह हैं, मैनेजर पांडे हैं, या इसी तरह से रामविलास शर्मा के बाद के भी जो बहुत सारे क्रिटिक हैं, इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हमारे जो बहुत सारे लेखक हैं, चाहे विद्यापति हों, चाहे तुलसीदास हों, चाहे सूरदास हों, चाहे कबीर हों, या जायसी हों, या बिहारी हों, या केशव हों, उसके बाद के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, ये सारे के सारे लेखक एक तरह से जो हमारा हिंदी भाषी समाज था, उस हिंदी भाषी समाज की चेतना, उसकी गहरी जो एक तरह से आंतरिक विचारधारा थी, जो आंतरिक जीवन संघर्ष था, और वह आंतरिक जीवन संघर्ष कहने का अर्थ यह है कि वह आंतरिक जीवन संघर्ष सिर्फ अंदर से नहीं था, बल्कि उस अंदर की चेतना को जो बाहर से जोड़ रहे थे, जो समाज से जोड़ करके देख रहे थे, जो समाज की खास गतिशीलता से जोड़ रहे थे, जो सामाजिक संघर्षों से देख रहे थे, तो उस पूरे संघर्ष को एक तरह से जोड़कर देखने की बात करते हैं। और इसीलिए चाहे ये लेखक विद्यापति से लेकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र तक के जो लेखक हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदी भाषी जो समाज है या हिंदी भाषी समाज की जो चेतना है, उसका जो संघर्ष है, उसकी जो अस्मिता है, उसकी जो पीड़ा है, अपने साहित्य में उस समाज की पीड़ा लेकर के आते हैं, उस समाज की जातीय चेतना लेकर के आते हैं। और इसीलिए लंबे समय तक ये लेखक हमारे हिंदी के विचार विमर्श में आज भी मतलब मौजूद हैं। अब जो सवाल मेरे सामने है कि रामविलास शर्मा की मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि रामविलास शर्मा कैसे एक तरह से आधुनिक काल को देखने की बात करते हैं। आप गौर करेंगे कि पूरे हिंदी विचार की दुनिया में रामविलास शर्मा पहले ऐसे विचारक हैं जो इस हिंदी समाज की जो चेतना है या हिंदी भाषा की जो चेतना है उसको नव जागरण से जोड़ते हैं। अब नव जागरण का जो पूरा मसला था, ये बहुत बड़ा बहस का विषय है कि यह नवजागरण कहाँ से शुरू होता है। लेकिन जाहिर है कि आज हमारा विषय आधुनिक काल है, तो हम इस आधुनिक काल को ही ध्यान में रख करके आपके सामने कुछ बातें करना चाहेंगे। रामविलास शर्मा इस बात की बहुत बुनियादी चर्चा करते हैं कि हिंदी का जो हमारा आधुनिक जो काल है या आधुनिक जो समय है, आधुनिक जो समाज है, इस आधुनिक काल में, इस आधुनिक समाज में एक तरह से इस नवजागरण की जो चेतना है या यह जो पूरा जो बहस का मसला है, ये इस नवजागरण से जुड़ा हुआ, वो बहुत साफ कहते हैं कि इसमें हिंदी के जो 5 लेखक हैं, ख़ास तौर से सबसे पहले वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की चर्चा करते हैं, इसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी की चर्चा करते हैं, और फिर इसके बाद एक तरह से प्रेमचंद की चर्चा करते हैं, फिर रामचंद्र शुक्ल की चर्चा करते हैं, और फिर आखिरी में 5वें लेखक जो उनके सामने जो बड़े लेखक हैं, वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की चर्चा करते हैं। ये सारे के सारे 5 लेखक जो हैं, इनका जो मूल रचना कर्म है, रचना कार्य है, यह एक तरह से 1857 से लेकर के 1947 के बीच हमारे सामने आता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि ये वे 5 लेखक हैं। इसमें और भी बहुत सारे लेखक हैं, इसमें बालकृष्ण भट्ट भी हैं, इसमें आपके जयशंकर प्रसाद भी हैं, इसमें महादेवी वर्मा भी हैं, इसमें सुमित्रानंदन पंत भी हैं, इसमें आपके त्रिलोचन भी हैं, इसमें आपके बाबा नागार्जुन भी हैं। ये सारे के सारे लेखक इस दौर के हैं, लेकिन रामविलास शर्मा बुनियादी तौर पर ये 5 लेखक को अलग से उनकी पहचान करते हैं और इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 लेखक को पढ़ने का अर्थ है कि आधुनिक काल में जो हिंदी समाज की जो चेतना है, उस चेतना को समझने में ये 5 लेखक मदद करते हैं और इसीलिए इन पर अलग से विचार करने की ज़रूरत है। और रामविलास शर्मा यह काम करते हैं, मतलब बहुत गंभीरता के साथ काम करते हैं। वे एक तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के बहाने एक तरह से 1857 से लेकर के 1900 के बीच का जो भारतीय समाज था, जो हिंदी पट्टी का जो समाज था, हिंदी समाज की जो चेतना थी या यहाँ जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही थी, उसको ध्यान में रखने की बात करते हैं।
और ख़ास तौर से भारतेंदु हरिश्चंद्र जिस तरह से 1873 में कहते हैं कि हिंदी नई चाल में चली, तो इसके पीछे उनका तर्क यह था कि वहाँ से हिंदी में खड़ी बोली एक तरह से, या खड़ी बोली का साहित्य, गद्य का साहित्य एक तरह से, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक, ज्ञान विज्ञान की बातें, स्त्री समाज की चर्चा, ये सारी चीज़ें 1873 के बाद बहुत ही व्यवस्थित तरीके से शुरू होती है और रामविलास शर्मा इसकी पहचान करते हैं। अब जो मूल सवाल है कि यह भारतेंदु के जरिए वह 1857 से लेकर के 1900 के बीच के समाज को या उसके बाद के लेखकों को जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, और हम कह सकते हैं कि इस नवजागरण के पहले लेखक के रूप में इनको स्थापित करते हैं। दूसरा उनका जो एक तरह से कही आर्गुमेंट है या उनका जो विचार का जो मसला है, वह इस बात की चर्चा करते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जब सरस्वती पत्रिका के संपादक बनते हैं 1903 में, तो वहाँ से एक तरह से एक नए तरह की चेतना हिंदी में दिखाई पड़ती है। और सरस्वती पत्रिका हिंदी की पहली ऐसी पत्रिका थी जिसमें सामाजिक मुद्दों से जुड़े जो सवाल थे, चाहे स्त्री जीवन का सवाल हो, चाहे दलित जीवन का सवाल हो, चाहे साहित्य को सामाजिक बनाने का सवाल हो या साहित्य को और अधिक सामाजिक बनाने का सवाल हो, तो सरस्वती पत्रिका ने इन सवालों को बहुत गंभीरता से उठाया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत साफ कहा कि इसमें हम खड़ी बोली की रचनाएं लेंगे, और खड़ी बोली को अपनाने के पीछे सीधा तर्क यह था कि अब साहित्य की जो आधुनिक साहित्य की जो भाषा होगी वह एक तरह से खड़ी बोली में रचित साहित्य की भाषा होगी। ये उनकी एक खास चेतना थी जो बाद में हिंदी साहित्य के केंद्र में दिखाई पड़ती है। अब देखेंगे इसके बाद तीन हमारे सामने लेखक हैं, प्रेमचंद हैं, दूसरे रामचंद्र शुक्ल हैं और तीसरे आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ये तीनों लेखक, आप रामचंद्र शुक्ल बहुत अच्छे गद्यकार हैं, बहुत अच्छे आलोचक हैं और हिंदी के सबसे व्यवस्थित इतिहासकार हैं। और हम यह भी कहते हैं कि रामचंद्र शुक्ल पहले ऐसे हिंदी के आलोचक हैं जो साहित्य की जो परंपरा थी, प्राचीन साहित्य की जो परंपरा थी, चाहे वैदिक साहित्य हो या पौराणिक साहित्य हो या मध्यकाल का साहित्य हो, ये एक तरह से जो सबसे बड़ा काम कर रहे थे कि साहित्य को उस 1900 में जब रामचंद्र शुक्ल का पहला लेख हिंदी में 1904 में सरस्वती पत्रिका में छपा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि साहित्य क्या होता है, और वहाँ से लेकर के रामचंद्र शुक्ल लगातार हिंदी में लिखते रहे। और आप कल्पना नहीं करेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने उन सवालों को एक तरह से हिंदी समाज के सामने रखा कि आखिर साहित्य होता क्या है, साहित्य की भाषा कैसी होती है, कविता कैसे लिखी जाए या कविता की समझ कैसे बनती है, एक आलोचक की क्या विशेषताएं होती है, या आलोचना कैसे अपना काम करती है, या फिर हमारा जो मन है साहित्य को, समाज को कैसे देखता है। और इस तरह से उन्होंने ऐसे कई मौलिक सवालों को लेकर के जो जिसको हम लोग कहते हैं कि जो समाज के जो मूलभूत सवाल होते हैं, जो किसी व्यक्ति और व्यक्ति की जो पूरी जीवनता होती है उसका पूरा सवाल होता है, इन सारे गंभीर सवालों को एक तरह से रामचंद्र शुक्ल अपने साहित्य में लेकर के आते हैं। और ख़ास तौर से साहित्य के मूल्यांकन की जो प्रचलित परंपरा थी कि हम लोग बार बार साहित्य को रस के आधार पर एक तरह से देखने की कोशिश करते थे कि हाँ, साहित्य में बहुत रस होता है, उस रस को देखें। तो शुक्ल जी ने जो सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने रस विमर्श नामक किताब लिखी और उस किताब के बहाने यह एक तरह से देखने की कोशिश की कि रस को कैसे हम समकालीन समय और समाज के साथ जोड़ सकते हैं। और जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब हिंदी की पढ़ाई शुरू हुई और रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी पढ़ाना शुरू किया, तो 1920 से लेकर के 1929 का जो समय है या उसके बाद का जो समय है, इस दौर में छात्रों को पढ़ाते समय रामचंद्र शुक्ल जो सबसे बड़ा काम कर रहे थे कि वो छात्रों को पुराने साहित्य लेकर के आते थे, लेकिन पुराने साहित्य को उस समय कैसे पढ़ा जाए यह बताने की कोशिश करते थे रामचंद्र शुक्ल। और इसीलिए कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले व्यवस्थित आलोचक हैं और बहुत ही गंभीर आलोचक हैं। उनके बिना हिंदी आलोचना, हिंदी साहित्य पर विचार करना बहुत असंभव है। और चौथे जो प्रेमचंद हैं, प्रेमचंद पहले ऐसे लेखक हैं जो एक तरह से भारतीय समाज का जो सवाल है और हिंदी भाषी समाज का जो सवाल है, और हिंदी भाषी समाज में भी या भारतीय समाज में भी जो समाज सबसे एक तरह से केंद्रीय समाज था, एक मध्यवर्ग और दूसरा हमारा किसान समाज था। मध्यवर्ग शहर में रहता था, किसान समाज गांव में रहता था। प्रेमचंद अपने उपन्यासों के जरिए, प्रेमचंद अपने कहानियों के जरिए इस मध्यवर्ग और इस एक तरह से कहिए कि जो किसान समाज था, इन दोनों को एक तरह से अपने कथा का आधार बनाते हैं और फिर यह देखने की कोशिश करते हैं कि
अंग्रेजी राज के बाद, कंपनी का राज जब शुरू हुआ था 1741 के बाद, तो कैसे एक तरह से अंग्रेजों ने कैसे भारत में ज़मीन की जो नई बंदोबस्ती की प्रथा जो शुरू की, और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कैसे उसको जमींदारी प्रथा को एक तरह से बढ़ावा दिया, या ज़मीन की खरीद फरोख्त या एक तरह से ज़मींदारी की नीलामी होनी शुरू हुई। और फिर धीरे धीरे जो भारतीय समाज के जो मूल किसान थे, बड़े बड़े किसान की बात हम छोड़ते हैं, जो किसान थे वे किसान धीरे धीरे इस नई व्यवस्था में, ज़मीन की बंदोबस्ती की नई व्यवस्था में कैसे धीरे धीरे किसान से मजदूर बनते गए। ये प्रेमचंद गोदान जैसे उपन्यास में, या फिर प्रेमाश्रम जैसे उपन्यासों में, या फिर उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, पूस की रात कहानी है या कफन कहानी है, इनके जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। और रामविलास शर्मा बहुत बारीकी से एक तरह से प्रेमचंद के इस नोशंस को, या प्रेमचंद का जो यह एक तरह से समाज की जो पकड़ थी, जो राष्ट्र की पकड़ थी, और प्रेमचंद बहुत बढ़िया से डिबेट करते हैं इन सवाल को लेकर कि इनको सारे सवालों को राष्ट्रीयता से जोड़ते हैं, राष्ट्र के सवाल से जोड़ते हैं, सामाजिक सवालों से जोड़ते हैं, और जोड़ करके फिर साहित्य को बहुत ही प्रासंगिक और एक तरह से यथार्थ बनाने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है कि इसके बाद जो उनके 5वें लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, वह एक तरह से कविता के जरिए राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, ये सिर्फ कविता नहीं है बल्कि राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति जैसी कविताएं बताती है कि हमारे भारतीय समाज की व्यवस्था कैसी है, एक मनुष्य कैसे लाचार और बेबस होता है। या उनकी कविता भिक्षुक कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या वह तोड़ती पत्थर कविता, इसमें एक तरह से जो हमारा श्रमिक समाज था, जो निम्नवर्गीय समाज था, और इसके समानांतर जो ऊपर का भी समाज था, जिसको हम लोग मुख्य धारा का समाज कहते हैं, तो वो बताते हैं कि मुख्य धारा का समाज ऐसा नहीं कि बहुत सुखी और संपन्न है। वो कहते हैं कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी जो सामाजिक संरचना, उस सामाजिक संरचना में वह हर आदमी एक तरह से लाचार और बेबस है, जो इस व्यवस्था का एक तरह से मतलब इस व्यवस्था में एक तरह से मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत फ़ायदामंद जो होता है, फ़ायदामंद या फ़ायदा नहीं ले पाता है, वो लाचार बेबस है, वह इस पूरे मतलब समाज में वंचित की तरह जी रहा है। और इन सारे सवालों को ये 5 लेखक हमने इसलिए भी रामविलास शर्मा के आपके सामने रखे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 5 लेखक जो हमारे सामने हैं, ये 5 लेखक एक तरह से 1857 से लेकर के 1947 का जो भारतीय समाज है, जो भारतीय समाज की जो संरचना है, उन संरचना के मूलभूत सवालों को लेकर के आपके सामने आते हैं। पुनः मैं उसी सवाल पर आऊँगा कि अब हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हमारा साहित्य ऐसा है तो हमारा साहित्य का इतिहास कैसा होगा, या हमारे आधुनिक साहित्य का इतिहास कैसे होगा। तो जाहिर है कि जो आपके सामने मैं सवाल रखना चाह रहा हूँ कि जब हम आज 2013 में जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर विचार कर रहे हैं और आधुनिक काल पर विचार कर रहे हैं, तो हमें साहित्य और इन सवालों को, जो साहित्य का सवाल जो गंभीरता के साथ हमारे समाज के सवाल से जुड़ा है, हमारी व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, तो इन सवालों को हम एक तरह से बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही गंभीरता के साथ हम एक तरह से इनको देखने की कोशिश करें। और तब एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मुझे लगा कि हमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। और फिर मुझे लगा कि आधुनिक जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह सिर्फ 1850 से अब तक या 1843 से अब तक करके नहीं पढ़ा जा सकता है। एक तो हमें एक मार्किंग लाइन बनानी पड़ेगी कि ये 1857 से कब तक चलता रहेगा, या 1850 से कब तक चलता रहेगा, या 1843 से कब तक चलता रहेगा। और तब मुझे लगा कि एक तरह से इतिहास निर्माण की एक अलग प्रक्रिया होती है, और ठीक उसी तरह से प्रक्रिया जो होती है वह कहीं ना कहीं हमें पुनः पुनः एक तरह से साहित्य के इतिहास पर विचार करने को बाध्य करती है। और जो सबसे बड़ा जो कारण है विचार करने का कि आखिर आधुनिकता, जिसे हम आधुनिक कहते हैं, कि आधुनिक कैसे, मतलब कैसे उसको हम परिभाषित करें। आज भी हम लोग बार बार कहते हैं कि साहित्य कई शताब्दियों से लिखा जा रहा है, लेकिन आज भी साहित्य की परिभाषा एक क्या होगी वह तय नहीं है कि साहित्य आप किसे कहते हैं। एक परिभाषा उसकी तय हम नहीं कर सकते, लेकिन यह कहा जाता है कि साहित्य जो होता है वह सच का बयान करता है,
वह अपने समाज के सच का बयान करता है, वह व्यक्ति के दुखों का बयान करता है, वह व्यक्ति का जो संघर्ष होता है, समाज का जो संघर्ष होता है, वह उस संघर्ष को बहुत सच तरीके से आपके सामने रखता है, शब्दों के जरिए रखता है, भाषा के जरिए रखता है। और तब हमारे सामने लगा या हमने इस बात पर विचार करना शुरू कि आखिर इतिहास क्या होता है। तो इसीलिए इतिहास भी कहीं ना कहीं एक तरह से वो जो साहित्य के जरिए जो समाज का सच है वह उसको हमारे सामने लेकर के आता है। अब जब पूरा इतिहास का जो ढांचा हमारे सामने बना तो हमें लगा कि इतिहास पर पुनः विचार करने की ज़रूरत है। और तब हम लोगों ने इस बात पर विचार करना शुरू किया। जाहिर है कि जब मैं चर्चा कर रहा हूँ तो मेरे तरह के बहुत सारे विचारक हैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं, उसको नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उसको नए सिरे से समझना चाहते हैं। और इसीलिए इधर हाल के वर्षों में कुछ ऐसे इतिहास की पुस्तकें आई, जैसे सुमन राजे ने लिखा, कानपुर में रहती थी, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब ये आधा इतिहास एक बड़ी चौंकाने वाला शब्द था। उन्होंने कहा कि अब तक जो इतिहास लिखा गया वो सिर्फ मतलब पुरुषवादी नज़रिए से लिखा गया है और उस पूरे इतिहास में जो स्त्री का सवाल है, स्त्री साहित्यकारों का जो लेखन है वह एकदम अनुपस्थित है। और उस पूरे हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में सुमन राजे ने स्त्री लेखिकाओं का जो साहित्य था क्रमशः आधुनिक काल से लेकर के समकालीन या फिर उसके पहले जो प्राचीन काल है, जो मध्यकाल है, उसको इन 4 हिस्सों में बांट करके रखा और कहा कि स्त्रियों ने बहुत शुरू से ही साहित्य में सार्थक हस्तक्षेप किए हैं। तो ये जो बहुत सारे सवाल हैं, जैसे एक चंद्रगुप्त वेदालंकार हैं, वे लिखते हैं 1996 में हिंदी साहित्य का सही इतिहास। अब इस हिंदी साहित्य के सही इतिहास में वो इस बात की वकालत करते हैं कि जो पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है वो एक खास नज़रिए से लिखा गया है और उस खास नज़रिए में जो एक तरह से जो भारतीय समाज का जो बहुलतावादी समाज है, जिसको हम लोग एक तरह से हिंदू समाज कहते हैं, तो उस नज़रिए को एक तरह से आरोपित करते हैं और वो कहते हैं कि मेरा जो पूरा का पूरा इतिहास है वो एक तरह से बुद्धिस्ट या बौद्ध नज़रिए से लिखा गया है। तो ये मेथोडोलॉजी हम लोग जिस प्रक्रिया की चर्चा करते हैं साहित्य के इतिहास में, ये प्रक्रिया अलग अलग होती है, लेकिन बुनियादी सवाल है कि एक छात्र के सामने कैसा इतिहास आना चाहिए। और आधुनिक काल के इतिहास को भी जब हम डिफाइन करते हैं, जब उसको परिभाषित करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हमें यह मान लेना चाहिए कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल एक तरह से 1857 में शुरू होता है। और जाहिर है कि जब हिंदी साहित्य का आधुनिक काल 1857 में शुरू होता है तो उसका 1857 कहने के पीछे तर्क यह था कि 1857 में भारत में अंग्रेजी राज की शुरुआत होती है और भारत में इस अंग्रेजी राज की शुरुआत का अर्थ था कि अंग्रेजी राज में सिर्फ एक राजनीतिक तंत्र ही नहीं बदला था, बल्कि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी, यहाँ की जो एक तरह से जो भौगोलिक जो व्यवस्था थी, यहाँ का जो एक तरह से कहे कि पूरा जो एक तरह से संरचना थी भारत की, वो पूरी बदलती है और पूरा भारत एक खास चौहदी में बनता है, पूरा भारत एक होता है और फिर यहाँ से एक तरह से आधुनिक साहित्य का इतिहास, मतलब आधुनिक समाज की पूरी संरचना बननी शुरू होती है। इसका मतलब एक जो विचार करने का बिंदु हमारे सामने आता है कि आधुनिक काल एक तरह से 1857 से शुरू होता है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसंग में। अगर हम यह एक बात मान लेते, थोड़े समय के लिए मान लेते हैं कि आधुनिक काल 1857 से शुरू होता है और मुझे लगता है कि हमें मानना भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद या भारत की स्वतंत्रता के बाद एक तरह से आधुनिक काल का एक जो पहला हिस्सा है उसको समाप्त मानना चाहिए और उसके बाद हमें यह देखना चाहिए कि उसके बाद साहित्य किस दिशा में आगे बढ़ता है और वहाँ से हमें एक तरह से दूसरे साहित्य पर दूसरे नज़रिए से विचार करना चाहिए। तो ये जो पूरा का पूरा जो इतिहास का मसला है, जो हमारे पुराने इतिहासकार हैं, चाहे रामस्वरूप चतुर्वेदी हों, चाहे बच्चन सिंह हों, चाहे विश्वनाथ त्रिपाठी हों, रामचंद्र शुक्ल हों, ये सारे के सारे इतिहासकार जब आधुनिक काल की चर्चा करते हैं तो उस आधुनिक काल में जब उसको काल विभाजन करते हैं तो आप सब जानते हैं कि वो पहले काल को भारतेंदु काल के रूप में लेते हैं जो 1857 से 1900 तक का है, दूसरे काल को द्विवेदी काल के रूप में लेते हैं जो 1900 से लेकर के 1918 तक है और तीसरे काल के रूप में एक तरह से यहाँ से आकर के कई हिस्सों में यह काल विभाजन शुरू होता है। प्रेमचंद के बहाने एक तरह से कहानी में प्रेमचंद युग माना जाता है,
कविता में उपन्यास में प्रेमचंद युग माना जाता है, आलोचना में शुक्ल युग माना जाता है, नाटक में प्रसाद युग की चर्चा होती है, और कविता में 1917 या 18 के बाद का जो समय है उसको हम छायावाद के रूप में देखते हैं। और फिर जो इसके बाद जो परिवर्तन होता है पूरे इस साहित्यिक विचार विमर्श की दुनिया में, वह एक बड़ा जो कहिए कि जो मतलब डिपार्चर पॉइंट है साहित्य के इतिहास का, वह 1936 है। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, और वहाँ से एक तरह से साहित्य जिसके बारे में प्रेमचंद ने कहा था कि अब साहित्य में शोषित और वंचित जो तबका है वह एक तरह से साहित्य का हिस्सा बनेगा। और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के भाषण के बाद एक तरह से प्रेमचंद का जो अध्यक्षीय भाषण था, उन्होंने कहा कि साहित्य शोषित और वंचितों का है, और तब एक तरह से साहित्य में एक नए तरह की प्रगतिशील परंपरा की शुरुआत होती है। और यह परंपरा 36 के बाद बहुत तेजी से बढ़ती है, जिसको हम लोग प्रगतिशील साहित्य कहते हैं। उसके बाद फिर 1941-42 के बाद जब नए तरह की कविताओं का लेखन का दौर शुरू होता है, तो फिर प्रयोगवाद की चर्चा होती है, या फिर उसके बाद फिर 47 के बाद नई कविता या नई कहानी जैसी चीज़ें हैं। लेकिन मूलतः 1857 से लेकर के 1947 का जो समय है, हमारे सामने एक तरह से विचार करने का आधुनिक काल का जो पहला खंड है, पहला हिस्सा है, विचार करने का एक विकल्प हमें वैकल्पिक मतलब एक परिप्रेक्ष्य देता है। अब जो मैं आपके सामने बात रखना चाह रहा हूँ कि इस आधुनिक काल को हम कैसे पढ़ें और किस तरह से देखें। और तब मुझे लगा कि इस पूरे विमर्श में, इस पूरे दौर में एक तरह से जो हम लोग ने शुरू में बातचीत की थी कि हमेशा इतिहास के निर्माण की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, और उन प्रक्रियाओं को समझना बहुत ज़रूरी होता है। आप गौर करेंगे कि जो इतिहासकार हमारे हैं, बड़े बड़े इतिहासकार हैं एक तरह से, और उस इतिहासकार की जो सबसे बड़ी बात होती है कि एक धारणा है भारत के इतिहास के बारे में, और ख़ास तौर से जो मुख्य धारा के इतिहास में यह बार बार कहा जाता है। और एक बहुत बड़े इतिहासकार थे जिनका नाम था जेम्स स्टुअर्ट मिल था। उनकी किताब आई थी ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास। वह किताब 1817 में छपी थी, और उस किताब में इस पर चर्चा बार बार होती थी। उन्होंने इस बात की तरफ संकेत किया था कि जो भारत का इतिहास है वह 3 तरीके से लोग देखते रहे हैं। एक कहते थे कि एक भारत जो है वह हिंदू भारत है, दूसरा भारत है वह मुस्लिम भारत है, और तीसरा भारत है जो ब्रिटिश कालीन भारत है। इसका मतलब कि जो पूरा इतिहास हमारे सामने है, प्राचीन इतिहास हिंदू भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास मुस्लिम भारत का इतिहास, और आधुनिक इतिहास एक तरह से ब्रिटिश भारत का इतिहास। यह इतिहास एक तरह से कहिए कि ये प्रोफेशनल हिस्टोरियन जो हमारे हैं, जो मुख्य धारा के इतिहासकार हैं, वह उस पूरे इतिहास को इसी तरह से देखते हैं। लेकिन जाहिर है कि हमारे सामने आधुनिक काल जो है, ब्रिटिश कालीन जो साहित्य है, या जो अंग्रेजी राज का जो हमारा साहित्य है, इस साहित्य में जो सबसे बड़ा जो सवाल था, और मुझे तो बार बार लगता है कि जब हम साहित्य के कला पक्ष पर विचार करते हैं या साहित्य के सौंदर्य पर विचार करते हैं, तो साहित्य एक अलग तरह का अर्थ देता है। लेकिन जब हम साहित्य के इतिहास पर विचार करते हैं, तो हमेशा साहित्य का इतिहास एक तरह से ऐसी चेतना देता है कि आखिर उस पूरे इतिहास को हम किस केंद्रीय नज़रिए से देखें। और तब मुझे बार बार लगता है कि इस इतिहास निर्माण की प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने रहा है, यह पूरा इतिहास जो है 1857 के बाद का जो साहित्य हमारे सामने है, यह एक तरह से मुक्ति का साहित्य है, एक तरह से है। और यहाँ पर मुक्ति का जो है वह मुक्ति का 2 बड़ा रूप दिखाई पड़ता है। एक मुक्ति हमारी जो है राष्ट्र मुक्ति है, और दूसरी जो मुक्ति है वह एक तरह से सामाजिक मुक्ति का सवाल है। और ये दोनों सवाल एक तरह से आधुनिक काल के इतिहास के सबसे बड़े सवाल हैं। एक राष्ट्र मुक्ति का सवाल और दूसरा सामाजिक मुक्ति का सवाल। राष्ट्र मुक्ति के सवाल में 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। और अगर हम लोग बहुत ध्यान से अगर भारतेंदु की रचनाओं को पढ़ें, या महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं को पढ़ें, या मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती जैसी रचनाओं को पढ़ें, या प्रेमचंद को पढ़ें, या फिर हम लोग निराला को पढ़ें, तो इन सबके साहित्य में आप बार बार देखेंगे कि राष्ट्र मुक्ति का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। और इस राष्ट्र मुक्ति के सवाल में एक तरह से 2 तरह की मुक्ति की चर्चा दिखाई पड़ती है। एक मुक्ति उपनिवेशवाद से, और दूसरी मुक्ति साम्राज्यवाद से दिखाई पड़ती है।
और ये दोनों मुक्ति जो है एक तरह से यह हमारे आधुनिक साहित्य की केंद्रीय धारा है, ये केंद्रीय मुक्ति की धारा है। जो दूसरा मैं आपसे कह रहा था कि मुक्ति का एक राष्ट्र मुक्ति का रूपक है, दूसरा सामाजिक मुक्ति का है। सामाजिक मुक्ति में का सवाल बहुत गंभीर सवाल है। आप गौर करेंगे कि 1857 से लेकर के 1947 के बीच का जो हमारा हिंदी साहित्य है, इस पूरे साहित्य में सिर्फ राष्ट्र मुक्ति का सवाल ही बड़ा सवाल नहीं है, या उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद से मुक्ति का सवाल ही बड़ा सवाल नहीं है, बल्कि इसके समानांतर जो सामाजिक मुक्ति का सवाल है यह भी एक बड़ा सवाल है। और भारतेंदु से लेकर के निराला तक या उस समय के जितने भी लेखक थे, यशपाल तक ने इस मुक्ति के सवाल को, जो सामाजिक मुक्ति के सवाल को बड़ी गंभीरता से उठाया है। भारतेंदु बार बार कहते थे या बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि स्त्री मुक्ति का सवाल ही बड़ा सवाल है, और भारतेंदु का इस तरह से कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे बाला बोधिनी जैसी पत्रिका निकालते हैं, और इन पत्रिकाओं के जरिए एक तरह से स्त्री समाज के सवाल को हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं। या इसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी अपने पूरे रचना कर्म में या पूरे रचना कर्म में एक तरह से जिस तरह से 1903 के बाद सरस्वती पत्रिका में एक तरह से कुछ ऐसे सवाल लेकर के आते हैं जो सवाल बहुत गंभीर सवाल थे, और वो बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारे हिंदी के जितने भी लेखक हैं, ये सारे के सारे लेखक और कवि जो हैं वह स्त्री प्रसंग से जुड़े हुए हैं। वे नायिका के भेद की चर्चा करते हैं, वह इस बात की गणना करते हैं कि बिहारी की नायिकाएं कितने तरह की है, या हमारे साहित्य में नायिका या रस की कैसी चर्चा होती है। और तब द्विवेदी जी ने इस सबसे बड़ा काम किया कि इस नायिका विरोधी, जो नायिका का जो समर्थन में साहित्य में जो चर्चा हो रही थी, उसके खिलाफ मुहिम चलाई। और तब उन्होंने कुछ ऐसे गंभीर लेख लिखे कि आखिर हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं, वे स्त्री के दुख को क्यों नहीं देखते हैं। जो स्त्री का जो अकेलापन है, वह अकेलापन सामाजिक भी है, वह अकेलापन आर्थिक भी हो सकता है। इन सवालों को क्यों नहीं देखते हैं। और तब एक तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लगातार ऐसे लेख लिखे, उन लेखों का बहुत गहरा असर पड़ा। लोग कहते हैं, यह इस बात की चर्चा साहित्य की दुनिया में होती है कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी जी से बहुत अधिक प्रभावित थे, और उसी का नतीजा था कि 1912 में उनकी जो भारत भारती किताब छपी, कविता की बहुत चर्चित किताब मानी जाती है, उसमें राष्ट्र मुक्ति का सवाल है, जो हमारा आधुनिक काल में मुक्ति का एक रूप वह भी है। लेकिन दूसरा जो चर्चा करते हैं कि जो उसके बाद उन्होंने जो यशोधरा जैसी काव्य ग्रंथ की रचना की, या साकेत जैसी जो किताबें लिखी मैथिली शरण गुप्त ने, तो इन कविता की भारत भारती के बाद की किताबों में गुप्त जी ने जो सबसे बड़ा काम किया कि स्त्री का जो दुख था, उस दुख को साहित्य का केंद्र बनाया, अपनी कविताओं के केंद्र में रखा। और यशोधरा में यशोधरा के दुख को, साकेत में उर्मिला के दुख को एक तरह से साहित्य का केंद्र बना करके एक तरह से उसको, एक जो स्त्री की जो पीड़ा होती है कि लक्ष्मण तो वन चले गए हैं राम और सीता के साथ, उर्मिला घर में है, उर्मिला अयोध्या में है, और उर्मिला एक तरह से साकेत में, उर्मिला कैसे जीवन यापन करे, वो विरह, वह विछोह किस तरह का विछोह है, या इसको कैसे एक मतलब एक समाज में जहाँ पर पूरा परिवार रह रहा है, पूरा एक संरचना है, उस पूरे समाज में एक स्त्री का पति उसको छोड़ करके चला जाता है, फिर स्त्री अकेले कैसे जीवन यापन करेगी। तो इस अकेले जीवन यापन की जो पीड़ा है, इस पीड़ा और दुख और दर्द को एक तरह से द्विवेदी जी अपनी कविताओं के जरिए सामने लेकर के आते हैं। और यहाँ पर एक तरह से जो जिस बात की मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सामाजिक मुक्ति के सवाल में एक तरह से दो तरह के सवाल बड़े सवाल थे। एक तरह से वर्ण और जाति की मुक्ति का सवाल था, और दूसरा उसके समानांतर स्त्री मुक्ति का सवाल बड़ा सवाल था, और उसी के समानांतर एक तरह से इस मुक्ति में इसके समानांतर दलित की मुक्ति का सवाल बड़ा सवाल था। तो बुनियादी तौर पर 1857 से 1947 के बीच का जो हमारा साहित्य है, उसमें मुक्ति का दो प्रसंग है, एक राष्ट्र मुक्ति का सवाल है, दूसरा सामाजिक मुक्ति का सवाल है। राष्ट्र मुक्ति में उपनिवेशवाद से मुक्ति का प्रसंग है, और फिर आपका साम्राज्यवाद से मुक्ति का प्रसंग है। और ठीक इसी तरह से सामाजिक मुक्ति के सवाल में एक तरह से एक वर्ण और जाति से मुक्ति की बातचीत की गई है, दूसरी तरफ स्त्री और दलित मुक्ति का सवाल ही बड़ा सवाल है।
और आप गौर करेंगे कि जिन महावीर प्रसाद द्विवेदी की चर्चा हम आपसे कर रहे थे कि द्विवेदी जी ने 1914 में सरस्वती पत्रिका में पटना के हीरा डोम की कविता छापी, प्रकाशित की, एक अछूत की शिकायत। और सितंबर 1914 की इस कविता के जरिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह दिखाने की कोशिश की कि हमारे भारतीय समाज में दलितों का सवाल एक बड़ा सवाल है, इस सवाल पर हम कैसे विचार करें। और तब आप गौर करेंगे कि उसी ज़माने में 1912 में स्वामी अच्युतानंद हरिहर भी दलित आंदोलन चला रहे थे, और बाद में निराला ने भी चतुरी चमार जैसी चीज़ें लिखी, और प्रेमचंद के पूरे साहित्य में दलितों का सवाल एक बड़ा सवाल दिखाई पड़ता है। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में एक तरफ जहाँ स्त्री मुक्ति का सवाल है तो दूसरी तरफ दलित मुक्ति का सवाल एक बड़ा सवाल है। और फिर इसी तरह से स्त्री मुक्ति के दलित मुक्ति के समानांतर एक और सबसे जो बड़ी गंभीर बात दिखाई पड़ती है आधुनिक हिंदी साहित्य में कि स्त्री या दलित मुक्ति के सवाल में सिर्फ दलित और स्त्री वर्ग के लोग ही नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि उस समय जो भी संवेदनशील लेखक था, जो भी यह मानता था कि साहित्य एक गंभीर सामाजिक दायित्व है, तो उन सवालों को लेकर के आ रहा था। अब जैसे जयशंकर प्रसाद की हम लोग चर्चा करें, जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटकों में, जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों में, जयशंकर प्रसाद ने अपने उपन्यासों में स्त्री मुक्ति के सवाल को बहुत गंभीरता से उठाया, और उसी तरह से समाज में जो वंचित थे उनके सवाल को गंभीरता से उठाया। और इसके समानांतर जयशंकर प्रसाद एक दूसरा जो बड़ा काम कर रहे थे, इन सारे सवालों को एक तरह से भारतीय समाज की परंपरा से जोड़ करके देख रहे थे, और इसीलिए उनके यहाँ परंपरा का सवाल भी बड़ा सवाल है, और उस परंपरा में राष्ट्रीयता का सवाल भी जुड़ा हुआ है। ये सारे सवाल एक तरह से उस दौर के आधुनिक काल के 1857 से लेकर के 1947 के बीच का जो हमारा साहित्य है उसका केंद्रीय सवाल है। प्रेमचंद के यहाँ भी दलित मुक्ति का सवाल और स्त्री मुक्ति का सवाल बड़ा सवाल है। प्रेमचंद की अमृत राय ने इस बात की चर्चा की है कि 1910 में उनकी कहानी छपी थी बड़े घर की बेटी, और कहते हैं कि बड़े घर की बेटी आप सबने पढ़ी है, और बड़े घर की बेटी कहानी में प्रेमचंद जो सबसे बड़ा जो सवाल उठाते हैं कि हमारा जो परिवार है, संयुक्त परिवार है, उस पूरे संयुक्त परिवार में स्त्री का वजूद क्या है। और आप जानते हैं इस कहानी का केंद्रीय तथ्य है कि जब उस स्त्री जब खाना देने में विलम्ब करती है, आनंदी नाम की स्त्री, तो उसका जो देवर है उसको अपना जो पैर का जो चटाकी था फेंक कर मार देता है उसको माथे पर चोट लगती है, और उसको लगता है कि उसका अपमान है, और फिर वह तय करती है कि इस परिवार में नहीं रहेगी। और जब ही स्त्री तय करती है कि संयुक्त परिवार में उसका कोई वजूद नहीं है, कोई इसकी अस्मिता नहीं है, वह इस परिवार में नहीं रहेगी, पूरे परिवार में खलबली मच जाती है, पूरे गांव में चर्चा होने लगती है कि अब यह जो आनंदी है इस परिवार को अलग कर देगी। लेकिन फिर अंततः प्रेमचंद का एक लक्ष्य था समाज को जोड़ने का, परिवार को जोड़ने का। प्रेमचंद इस कहानी में यहाँ तक कहानी समाप्त करते कि अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद जो सबसे बड़ा काम किया कि स्त्री के सवाल को उठाते हैं वे, और यह आधुनिक हिंदी साहित्य का भी एक बड़ा सवाल है। और यह सवाल मैंने कहा शुरू में कहा कि भारतेंदु युग में भी स्त्री के सवाल को लोग उठा रहे थे, द्विवेदी काल में भी उठाते हैं, और उसके बाद प्रेमचंद के जो सारी जो किताबें हैं, चाहे आप गोदान की चर्चा करें या फिर चाहे निर्मला की चर्चा करें, चाहे मंगलसूत्र की चर्चा करें, इन सारे सवाल के निर्मला मंगलसूत्र जैसे नाम भी आप देखें तो मंगलसूत्र या निर्मला स्त्री के नाम या स्त्री से जुड़े ये सारे सिंबल्स हैं, संकेत हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद अपने पूरे साहित्य में स्त्री के सवाल को गंभीरता के साथ उठा रहे थे। वो राष्ट्रीयता के सवाल पर भी चर्चा करते हैं, लेकिन उस राष्ट्रीयता के सवाल को प्रेमचंद सामाजिक सवालों से जोड़ते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को जब हम पढ़ें तो उस पढ़ने में इन सवालों को भी ध्यान में रखें, और आप गौर करेंगे कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये जो सारे के सारे सवाल हैं, जो सारे के सारे मतलब विचार हैं, ये एक तरह से आधुनिक हिंदी साहित्य के सवाल हैं। और इन सवालों के जरिए एक तरह से हमारा आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है एक बेहतर इतिहास बनता है। आप गौर करेंगे कि हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि इस दौर में बहुत सारे लेखक ऐसे थे जो बहुत अलग तरीके से विचार कर रहे थे। जैसे महादेव वर्मा की हम लोग चर्चा करेंगे। महादेव वर्मा ने लगातार एक तरह से काम किया स्त्री के सवाल पर, या एक पूरे समाज में स्त्री कैसे रहती है, अकेले कैसे रह सकती है, कैसे रहती है अकेले, अकेली स्त्री का दुख दर्द क्या होता है,
या फिर वह स्त्री कैसे सरवाइव करेगी। और महादेव वर्मा की एक बड़ी चर्चित किताब है, 1942 में छपी थी, श्रृंखला की कड़ियाँ। इस श्रृंखला की कड़ियाँ में महादेव वर्मा बहुत साफ लिखती हैं कि स्त्री का जो सवाल है, जब तक स्त्री मुक्त नहीं होगी तब तक कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो। और स्त्री की आत्मनिर्भरता को महादेव वर्मा आर्थिक सवालों से जोड़ती हैं। मतलब स्त्री को आर्थिक रूप से मजबूत होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक तरह से आप देखेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रसंग में जो पूरा मामला है या जो पूरा सवाल हमारा है, कहीं ना कहीं ये पूरे सवाल में जो सबसे बड़ा सवाल दिखाई पड़ता है कि इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे सवाल में जो चीज़ें दिखाई पड़ती है कि सारे के सारे लेखक बहुत ही गंभीरता के साथ स्त्री के वजूद को, दलित के सवाल को उठाते हैं। तो महादेव वर्मा के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि महादेव वर्मा तो के बारे में कहा जाता है कि विरह की कविता लिखती थी। लेकिन वही सुमन राजे जब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखती हैं तो बहुत साफ कहती हैं कि यह विरह आखिर है क्यों, यह विरह किसके प्रति है, विरह किसके लिए है। और बहुत साफ कहती हैं कि लोग को महादेव वर्मा में यह विरह वेदना तो दिखाई पड़ती है, लेकिन जो प्रतिरोध है इस हमारे भारत के सामाजिक व्यवस्था के प्रति, यह प्रतिरोध किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। और तब ये सवाल जो है आधुनिक काल के सवाल बनकर के हमारे सामने आते हैं। इसीलिए मैं जो सवाल मैंने शुरू में कहा था कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास का मसला है, आधुनिक काल का जो मसला है, उसको अलग तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है और उसे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। यद्यपि जो हमारे जो इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों ने बहुत गंभीरता के साथ काम किया है, वो सारे इतिहास हमारे सामने है। और हिंदी के छात्र होने के नाते या हिंदी के पाठक होने के नाते हमें उन सब पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब नए नए तरह के सवाल हमारे सामने आ रहे हैं या नए नए तरह के विचार हमारे सामने आ रहे हैं, तो फिर हमें इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि कहीं ना कहीं मतलब जो पूरा साहित्य का मसला है वह अलग ढंग से विचार करने की मांग करता है। और इसीलिए आधुनिक साहित्य का इतिहास भी एक नए ढंग से विचार करने की मांग करता है। आप गौर करेंगे कि पिछले कई दशकों में जो सारी बहस हो रही है, इधर का जो इतिहास लेखन हो रहा है, उसमें बार बार आम आदमी का सवाल बार बार उठ रहा है। और 1847 से 57 से लेकर के 1947 के बीच के हमारे जो लेखक हैं, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, चाहे प्रेमचंद हो, चाहे रामचंद्र शुक्ल हो, चाहे महादेव वर्मा हो, चाहे यशपाल हो, ये सारे के सारे लेखक एक तरह से अपने पूरे लेखन में हमारे समाज की जो संरचना है, हमारे समाज का जो इतिहास है, हमारे समाज की जो चेतना है, उसको नए सिरे से देखने की कोशिश करते हैं या उस पर नए सिरे से विचार करने की मांग करते हैं। और कहीं ना कहीं यह दर्ज करने की कोशिश करते हैं कि हम अब तक जो साहित्य को, इतिहास को देखते रहे हैं, हम इतिहास को देखने का अपना नज़रिया बदलें। क्योंकि इतिहास सिर्फ अतीत का ही मतलब जानकारी नहीं देता, बल्कि इतिहास कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा आईना भी दिखाता है जहां पर एक तरह से हमारी वास्तविकता दर्ज होता है, हमारा अपना विचार, हमारा अपनी समझ दर्ज होता है, हमारी अपनी चेतना दर्ज होती है। और कई बार जब इतिहास का इस बात की चर्चा करते हैं कि कई बार जब हम इतिहास लिखते हैं तो हम कई बार ऐसे सवालों को मिस कर देते हैं, खो देते हैं। और इसीलिए आधुनिक इतिहासकार बार बार इस बात की चर्चा करते हैं कि इतिहासकार अपने इतिहास लेखन में बहुत सारे ऐसी चीज़ों का उपयोग करता है जो एक तरह से लेखक से भी छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आधुनिक साहित्य के इतिहास को पढ़ते हुए हमें ऐसे खोए हुए हिस्से को भी ढूंढने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्या मिसिंग सवाल है जो शुक्ल जी के इतिहास में नहीं दिखाई पड़ता है, या फिर ऐसा क्या मिसिंग सवाल है, ऐसा क्या खोया हुआ सवाल है जो हमारे रामस्वरूप चतुर्वेदी के इतिहास में नहीं दिखाई पड़ता है। या फिर इसी तरह से जो हमारे बच्चन सिंह जैसे इतिहासकार हैं, या फिर हमारे कुछ ऐसे इतिहासकार भी हैं जो सीधा सीधी इतिहास नहीं लिखते हैं, लेकिन उनका जो लेखन है, जैसे प्रोफेसर नामवर सिंह का जो लेखन है, प्रोफेसर मैनेजर पांडे का जो लेखन है, या डॉक्टर रामविलास शर्मा का जो लेखन है, ये सीधे सीधे इतिहास साहित्य का नहीं लिखते हैं,
लेकिन इनका जो लेखन है, यह लेखन एक तरह से साहित्य को पढ़ने का एक खास ऐतिहासिक समझ पैदा करता है। और वह ऐतिहासिक समझ कहीं ना कहीं एक तरह से जिन चीज़ों पर विचार करने की मांग करती है कि जो साहित्य का जो खास थ्रस्ट होता है कि साहित्य कैसे सामाजिक सवालों को उठाता है, कैसे साहित्य जो है इतिहास के सवालों को उठाता है या इतिहास के एक तरह से संघर्षों को देखता है। तो ये सारे के सारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं और आप गौर करेंगे ये सारे सवाल इसलिए हमारे सामने आए कि जब 2007 में जब 1857 का 150 साल मनाया जा रहा था, तब ऐसे ऐसे तथ्य हमारे सामने आए, उन तथ्यों ने हमें पुनः विचार करने के लिए बाध्य किया कि 1857 के संघर्ष में स्त्री भी लड़ी थी, दलित भी लड़े थे और कहीं ना कहीं वह एक बड़ी लड़ाई थी। और लड़ाई जो थी मुक्ति के लिए संघर्ष था। वह संघर्ष सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था और उस विद्रोह ने यह जाहिर किया, साफ किया कि लोग अपने अपने मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ये साहित्य का सबसे बड़ा सवाल होता है कि अपने सामाजिक सवालों को कैसे उठाने की कोशिश करता है और इतिहास कहीं ना कहीं उन सवालों को एक तरह से आपके सामने बार बार उपस्थित करता है कि यह सवाल हमारे सामने है और इतिहास को एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। और इन्हीं सवालों को लेकर के मुझे लगता है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। तो अभी के समय में जो आपने नया नज़रिया लोगों के सामने रखा, तो कुछ लोगों का जिसमें विवाद है, उस आलोचना भी, तो आलोचना किस बात को लेकर है? या इसको स्टूडेंट फॉलो करे या जो पहले का दिया हुआ है उसको फॉलो करे, या दोनों का सामंजस्य करके चलना पड़ेगा? मुझे लगता है छात्रों को दोनों को मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छात्र तीन तरह से पढ़ते हैं। एक तो जो किताब है उसको पढ़ते हैं, दूसरा जो क्लासरूम में टीचर हैं पढ़ाते हैं उसको पढ़ते हैं, और तीसरा फिर छात्र जो होते हैं अपने दिमाग से पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं एक छात्र की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किताब में जो लिखा गया है या फिर इसी तरह से जो मतलब क्लास में पढ़ाया जा रहा है, दोनों को मिला करके देखें, क्योंकि जजमेंट तो छात्रों को ही करना है। एक किताब 1929 में लिखी गई है, एक टीचर ने क्लास में बताया। आप क्या सोचते हैं? यह बड़ा सवाल है कि हम हमेशा इतिहास को, हम लोग कहते हैं इतिहास का आप अपने नज़रिए से देखिए, और अपना नज़रिया यह नहीं कि सिर्फ आप अपने विचार को रखिए, बल्कि जो पहले के विचार हैं और उसके समानांतर जो दूसरे विचार हैं, उनके दोनों विचार को सामने रख करके आप देखिए कि आपके सामने निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कैसे उसको देखें। मतलब अपनी नज़रिया या अपना जो क्या समय काल में जो घट रहा है उससे इंटरेक्ट करें और फिर उसको देखेंगे जो उस समय को कहा गया वो परिलक्षित हो रहा है या ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इतिहास की जो खास दूसरी विशेषता हम लोग कहते हैं कि इतिहास में हमेशा एक केंद्र होता है। यद्यपि समकालीन जब हम सवालों पर विचार करेंगे तो केंद्र तो टूट रहा है, लेकिन पहले केंद्र की चर्चा होती थी। कुछ केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करें कि आखिर 1857 में जब देश गुलाम हुआ और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, तो इस गुलामी और आज़ादी के बीच का जो पूरा केंद्रीय सवाल था, वो केंद्रीय सवाल क्या था? ज़ाहिर है कि केंद्रीय सवाल मुक्ति का सवाल था। लोग गुलामी से मुक्त होना चाहते थे और इसीलिए लगभग सारे के सारे, चाहे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो, बालकृष्ण भट्ट हो, प्रताप नारायण मिश्र हो या महावीर प्रसाद द्विवेदी हो, ये सारे के सारे लेखकों ने एक तरफ आर्थिक मुक्ति के सवाल को भी उठाया और दूसरी तरफ राष्ट्र मुक्ति के सवाल को भी हमारे सामने रखा। ये सवाल बहुत गंभीर सवाल थे और इस पर एक तबका लगातार चर्चा करते रहा, लेकिन हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि ये हमारे एकेडमिक डिस्कोर्स का हिस्सा होना चाहिए और इस बात पर छात्रों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वे भी सिर्फ मतलब किताब में जो है वही नहीं पढ़ें, बल्कि जो आज के जो सवाल हैं उन आज के सवालों से जोड़ करके इतिहास को देखने की कोशिश करें। तब उनको लगे कि हाँ, प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी का क्या अर्थ है, या बड़े घर की बेटी कहानी को जब हम ऐतिहासिक नज़रिए से पढ़ेंगे तो यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि जो एक तरह से अंग्रेजी राज के बाद जिस मध्य वर्ग का विकास हुआ था, उस मध्यवर्गीय पूरी संरचना में स्त्री का क्या वजूद था, या कैसे संयुक्त परिवार जो था, कैसे उसमें धीरे धीरे दरार आ रही थी। तो कहीं ना कहीं इतिहास के नज़रिए से देखेंगे तभी हमारी बात समझ में आती है। और इतिहास हमें बार बार ये मौका देता है कि हम एक कहानी जो 1910 में छपी थी, एक किताब जो 1942 में छपी थी, तो हम उसको उस समय से जोड़ करके देखें और आज भी हम जोड़े कहीं ना कहीं। और आज जब हम जोड़ेंगे तो उस आज के जोड़ने में हमें वह चीज़ दिखाई पड़ती है, उस पर विचार करना चाहिए हमें। साहित्य एक तो वर्तमान परिस्थिति क्या होती है उसको तो सामने लाती ही है, साथ ही एक जो भविष्य में क्या होने वाला है, आने वाले समय में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा, उसकी ओर भी संकेत देता है।
तो वो संकेत को स्टूडेंट को या कहे अभी के जो समकालीन साहित्य है उसमें जो संकेत दिया जा रहा है उसको कितना सीरियसली लेना चाहिए और साहित्य के नज़रिए से आप उसको कैसे एनालाइज करेंगे भविष्य के संकेत साहित्य? देखिए, मुझे दो तरह से लगता है कि छात्रों को भी देखना चाहिए। एक छात्र को यह देखना चाहिए कि जो सवाल उनके सामने है, और कहा जाता है कि साहित्य तो मतलब आगे आगे चलता है, और आप गौर करेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो स्त्री के सवाल पर 1873 के बाद काम किया, या इसी तरह से जो सवाल उठाते रहे, आज वह हमारे मतलब साहित्य का केंद्रीय सवाल है। या 1914 में हीरा डोम की जो कविता थी जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित किया, आज आप देखेंगे कि दलित का सवाल हमारे साहित्य का केंद्रीय सवाल है। तो कहीं ना कहीं हमारे लेखकों ने एक जो फ्यूचर था हमारे सामने दिया। तो छात्र का जो सबसे बड़ा मतलब जो सामने जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब भी इतिहास को पढ़ें तो इतिहास हमेशा ऐसे बिंदुओं की तरफ संकेत करता है, ऐसे संकेत छोड़ जाता है, और उन संकेतों को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। इस काम में हमारे शिक्षक मदद करते हैं, और इस काम में हमारे जो आलोचक हैं वह मदद करते हैं कि आलोचक हमेशा ऐसे खोए हुए जो बिंदु होते हैं, खोए हुए जो संदर्भ होते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और उनको पकड़ते हुए एक तरह से इस बात की ताकीद करते हैं कि हमें यहाँ रुकना बहुत ज़रूरी है। जैसे जो आपसे मैं कह रहा था कि आधुनिक काल का जो इतिहास है, जैसे 1857 में शुरू होता है या 1857 से शुरू होता है, तो एक डिपार्चर पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं उसका एक समाप्ति पॉइंट भी होगा ही। और उन सवाल इतिहास हमेशा ऐसे ही समय को पकड़ने की कोशिश करता है कि जो हमारा एक तरह से मतलब समय कहाँ से समय एक तरह से बदल रहा है, और बिना इतिहास को पढ़े समझ आनी बहुत मुश्किल है। इसीलिए छात्रों को इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो भविष्य के बारे में बताया जाता है, अगर पुराने साहित्य को देखें और आज उसका मूल्यांकन करें, तो जो उसमें संकेत दिए गए वो किस हद तक या कितना हद तक सही साबित हुए और कितने गलत? नहीं, अगर आप आप मध्यकाल के साहित्य को ले लेते हैं तो मध्यकाल के हमारे 4 बड़े कवि हैं। सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीर हैं और जयसी हैं। आप देखेंगे कि आज कबीर का जो पूरा साहित्य है उसमें जो संप्रदाय है, 2 संप्रदाय का जो वैमनस्य है उसको उठाते हैं कबीर। तो आप कहेंगे कि कबीर ने जिस सांप्रदायिक वैमनस्य की चर्चा की थी वह हमारा मतलब बड़ा सवाल है, उसमें बड़े संकेत हैं। तुलसीदास ने जिस सामाजिक संरचना को एक तरह से अपने रामचरितमानस का आधार बनाया था, उस सामाजिक संरचना पर आज बहुत डिबेट हो रहा है कि वह सामाजिक संरचना मतलब ठीक थी या नहीं ठीक थी, और इसीलिए तुलसीदास पर सबसे अधिक हमले हो रहे हैं। या मीराबाई ने जिस देहरी लांघने की बात की थी, स्त्री की देहरी लांघने की बात की थी, तो वह देहरी लांघना आप गौर करेंगे कि वो मीराबाई 15वीं शताब्दी की लेखिका हैं, और आज मतलब स्त्री ने देहरी लांघ लिया है। तो साहित्य हमेशा ऐसा मतलब आपके सामने सवाल और संदर्भ देता है कि आप कैसे उससे अपने समकालीन समय और समकालीन समाज को एक तरह से आप देख सकते हैं। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को ही विराम देते हैं। कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे समकालीन साहित्य का इतिहास पर। 1947 से लेकर अब तक जो साहित्य लिखी गई है उसकी क्या मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, क्या स्वरूप है, और किन किन लोगों ने उसे संवर्धित किया, और क्या उसका संदर्भ आज के समय में है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आपकी ओर से डॉक्टर देवेंद्र चेबो की बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कल देखिए इस सब्जेक्ट पर। आज तब तक के लिए व्यास चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।